वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। आज हम बात करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स क्लास की, जो कि आपके अपकमिंग टाइम में कोई सा भी नर्सिंग एग्ज़ाम दे रहे हो। रिसेंट में मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं MPCGL का जो पेपर होना है नर्सिंग वालों के लिए, उसको लेके कि किस तरीके का पेपर आएगा, क्या होगा। तो आप डरिए मत। MP में पेपर जितने भी पेपर होते रहे हैं आप एक बार उन पेपर्स को चेक कीजिए कि MP में GK GS में आपको क्या अभी तक आते रहा है। सेकंड थिंग है कि जो अभी पहली बार हो रहा है MP में, जब जो विद्युत मंडल के लिए जो नर्सिंग का पेपर होना है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। अभी तक इसके पहले कभी भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि प्रीवियस हुआ होगा, बट अभी तक ये ऐसा एग्ज़ाम कभी नहीं हुआ। ओनली हमेशा MP में जो पेपर होते आए हैं वो या तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हुए, या NHM के लिए हुए, या CHO के लिए हुए, या फिर MP व्यापम के थ्रू करवाएगा। जो MPCGL का जो पेपर होना है उसका भी फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो मैं बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्रीवियस पेपर्स आप अपलोड कर दो, तो जो पेपर्स ऑफिशियल होते हैं और एक्चुअल होते हैं वही मैं आपको अपलोड करती हूँ। यदि मैं आपको सीरीज़ अपलोड करती हूँ तो सीरीज़ में मॉडल पेपर में कंसीडर होंगे, ऑफिशियल पेपर में कंसीडर वो नहीं माने जाएंगे। हाँ, मेरे पास जो DSS भी NVS या ESIC के या BSF के थे वो मैंने अपडेट कर रखे हैं, तो आप उनको जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए। और जो अभी अपकमिंग आपकी क्लासेस होंगी वो आपका बेस्ड ऑन ESIC, DSV, NVS, ESIC के थ्रू जो UPSC के थ्रू ESIC का एग्ज़ाम है उसके लिए, BSF के लिए भी वैकेंसी निकाली गई हैं, फॉर्म भरे जाना है, SGPGI में भी पोस्ट निकली है। तो जो लोग जहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं क्लासेस आपके लिए सभी सब्जेक्ट मिक्सड अप होंगे, जिससे आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलेगी। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ऐड किया गया है, द वुमेन सेंटर क्रिएटेड एट द ब्लेज लेवल अंडर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेनेज। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए। हमारी बुक है जो ऑलरेडी जो भी लीगल जो भी होते थे सब लीगल चीज़ें उसकी हो चुकी हैं, फाइनल प्रिंटिंग के लिए भेज दी गई है। तो आपको मे भी 10 दिन का समय लगेगा, जिसमें आपको है जो बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। बुक में आपको हर एक स्टेट के पेपर्स रहेंगे, सीरीज़ होंगी, मॉडल पेपर होंगे, सब चीज़ें अवेलेबल होंगी आपको एक ही सिंगल बुक में। तो वो बुक आपको आज 24 में, मे बी 6 जून या 7 जून से आपके लिए बुक है जो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ऐड किया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है और जो लोग प्रीवियस पेपर्स लेना चाहते हैं NHM के, CHO के या किसी भी स्टेट वाइज एग्ज़ाम के, ANM के, तो आपको सभी पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करेगी, नारी शक्ति के लिए काम करेगी। पूर्ण शक्ति केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय महिला केंद्र या फिर महिला विज्ञान केंद्र। किसके लिए ऐसी कौन सी स्कीम है जो वुमेन सेंटर्ड है, जो कि नेशनल मिशन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करेगी? होगी पूर्ण शक्ति केंद्र। क्या होगा? पूर्ण शक्ति केंद्र। पूर्ण शक्ति केंद्र क्या है? लॉन्च किया गया था 16 सितंबर 2011 को, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कुछ स्टेट वाइज है जो लिए गए थे यहाँ पर। तो जो स्कीम पूर्ण शक्ति केंद्र स्कीम है, ये लॉन्च कब हुई थी? केंद्र है जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट था, 16 सितंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर 150 ग्राम पंचायत को टारगेट किया गया था। कितनी? 150 ग्राम पंचायत यहाँ पर टारगेट की गई थी। और यहाँ पर हर एक ग्राम सभा में पूर्ण शक्ति केंद्र है जो बनाए गए थे अलग अलग स्टेट में। और यहाँ पर जो मिशन पूर्ण शक्ति है, पायलट प्रोजेक्ट तो है ही, साथ साथ यहाँ पर जो वुमेन है उनको ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो मतलब हर एक चीज़ उनको आनी चाहिए, उसको लेके प्रोग्राम है जो लाया गया था। पायलट प्रोजेक्ट था, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए लाया गया था। नाम क्या था? पूर्ण शक्ति केंद्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, इस तरीके के क्वेश्चन है जो जोड़ी मिलाव वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है आपको, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है।
बट फिर भी ICDS स्कीम 1975, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1989, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961। तो अब यहाँ पे जो स्कीम आई है उनका ऑर्डर आपको बताना था कि जो एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर है सही क्या है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसी तरीके से ऑप्शन आपको कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे राजस्थान का हो गया, हो सकता है इस बार UPSC पेपर कराएगी तो ESIC में भी इस तरीके के आएँ, हो सकता है कुछ स्कीम बदल जाए लेकिन सीक्वेंस पूछा जाए। तो जो ICD स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई थी। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन द ईयर कौन सी स्कीम किस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुई है या लॉन्च की गई है, तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है आया था 1953 में, मतलब कि सबसे पहले। फिर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT है जो कि 1961 में आया था, दूसरे नंबर पर ये हो गया। तीसरे पे थी ICDS जो कि 1975 में आई थी, और चौथे पर था कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड जो कि 1989 में लाए गए थे। तो यहाँ पर ये जो चारों स्कीम है इसका जो सीक्वेंस क्या होगा, वो होगा यहाँ पर 2, 1, यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सेकंड, फिर होगा 4th नंबर का, एंड नेक्स्ट आपका होगा फर्स्ट, और नेक्स्ट होगा 3rd। तो सीक्वेंस आपका सही बैठेगा, वो किस में बैठेगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए फर्स्ट आएगी 1953 मतलब सेकंड ऑप्शन, फिर आई थी NCERT 61 में 1961 में, तो ये जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर 1975 में ICDS आई थी, लास्ट में थी 1989 में CRC कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर एक कैसे हो गई, चारों स्कीम हो गई, इनमें से आपको एग्जाम में आ सकता है। जो 20 नवंबर 1989 को यूनाइटेड नेशन ने राइट ऑफ चाइल्ड क्या है, जो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड है 20 नवंबर 1989 को अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने। और यहाँ पर जो UNCRC ने 20 नवंबर 1989 को क्या किए थे, राइट ऑफ द चाइल्ड अडॉप्ट किए थे, लेकिन इंडिया ने इनको कब एक्सेप्ट किया था, 11 दिसंबर 1992 में। ये आपको याद रखना है, कब, 11 दिसंबर 1992 में। अंडर PMSBY स्कीम the amount to be paid to the insurance holder or nominee in case of partial disability occurred due to accident, total and irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or food। तो जो प्रधानमंत्री की क्या है, प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना PMSBY मतलब है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, इसमें यदि किसी पर्सन को क्या हो जाए, यहाँ पर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए, तो जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कितना होगा। पार्शियल का मतलब या तो एक आँख से देखना बंद हो जाए, या एक हाथ, या एक पैर, कितना यहाँ पे अमाउंट होगा, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या फिर 1 लाख, कितना अमाउंट दिया जाएगा। यदि पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको कितना अमाउंट देंगे, तो जो यदि पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो नॉमिनी को जो अमाउंट दिया जाएगा वो होगा 1 लाख तक। कितना, 1 लाख तक। पहली बार जो स्कीम लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को कोलकाता में, एक्सीडेंट्स के लिए स्कीम लाई गई थी। इसमें जो PMSBY स्कीम है इसमें एज ग्रुप है 18 से 70 साल तक। मान लीजिए किसी की उम्र 18 साल से कम है तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, 70 से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। यदि कोई पर्सन फुली डिसेबल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब यहाँ पर कितना अमाउंट दिया जाएगा, 2 लाख। कितना, 2 लाख। और यहाँ पर जो स्कीम है यहाँ पर 1 जून से लेके 31 मई तक के जो 1 ईयर का पीरियड स्ट्रेचिंग स्कीम थी। इंश्योरेंस यहाँ पे कवर अप होता है किसके लिए, 1 जून से लेके 31 मई के बीच में। तो यहाँ पे आपको इस स्कीम के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये स्कीम है जो एक्सीडेंट्स के लिए लाई गई थी। दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे कोलकाता में 9 मई 2015 को आई थी। एज ग्रुप 18 से 70 साल के यदि लोगों का एक्सीडेंट होता है वही यहाँ पे कवरेज के अंदर आएंगे। इससे ज़्यादा या कम वालों को यहाँ पे कवरेज है जो नहीं मिलेगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11 ईयर ऑफ एज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। तो मिड डे मील प्रोग्राम है स्कूल चिल्ड्रन जिनकी उम्र 6 से 11 साल है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसमें।
मॉनिटर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, प्रोवाइड 450 किलो कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन पर डे, प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील्स, प्रोवाइड टाइमली इम्यूनाइजेशन, इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस। क्या है जो यहाँ पे इंक्लूड होगा? तो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत जो चीज़ें होंगी वो खाने पीने से रिलेट करती हुई होंगी। क्या होंगी? खाने पीने से रिलेट करती हुई। मिड डे मील प्रोग्राम आया था 1995 में। कब आया था? 1995 में। और इस प्रोग्राम के तहत स्कूल एज के जो बच्चे हैं, क्या हैं? स्कूल एज के बच्चे हैं, उनको प्रोटीन, हॉट कुक्ड मील्स है जो यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। मतलब और स्कूल अटेंडेंस भी यहाँ पे बच्चे जब खाने पीने अच्छा मिलेगा स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों, तो बच्चे और अच्छे से डेली आना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इंक्लूडेड है जो की जाएगी। तो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत यहाँ पर 6 से 11 साल के बच्चे हैं जो इंक्लूड 450 किलो कैलोरीज एंड 8 से 12 ग्राम प्रोटीन सही है। हॉट कुक्ड मील भी मिलना सही है। इम्यूनाइजेशन है जो मिड डे मील स्कीम का हिस्सा नहीं है। इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस, यदि बच्चों को प्रॉपर स्कूल में खाने पीने ही मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल्स में इस स्कीम के तहत, तो बच्चे और है जो ज़्यादा। आंसर क्या होगा? सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। मतलब खाने पीने को जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसी के लिए इनिशिएट होगा। तो यहाँ पर कैलोरीज, प्रोटीन, हॉट कुक्ड मील और अटेंडेंस है जो इम्प्रूव है जो की जाएगी। आंसर होगा आपका सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। मिड डे मील स्कीम 1995 में आई थी स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए। बाद में इस स्कीम का नाम रख दिया गया था 2018 में प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। क्या है? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम 2018 में इसका नाम रख दिया गया था। राजस्थान का झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से इसको मतलब कि हम दोबारा है जो दूसरे तरीके से 2018 में जब नाम बदला गया था मिड डे मील प्रोग्राम का, क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। क्या होगा? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। नेक्स्ट इज स्टेटस है, किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हार्डनेस, जो हॉरोक्स एपरेटस है किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर के लिए। इस तरीके से जो यहाँ पर इमेज में दिख रहा है क्या है? हॉरोक्स एपरेटस है, पानी में कितनी क्लोरीन की जरूरत है उसको मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन। दैट मीन्स डिसीज ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसकी प्रोग्रेस को हमें रोकना है, तो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी में आप हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन से है जो प्रिवेंटिव मेजर अपनाएंगे वो क्या होगा? प्राइमरी। फिर जब हो जाएगी डिसीज, कोई भी डिसीज या प्रॉब्लम, देन आफ्टर आप उसके कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप नहीं होने देना चाहेंगे या फिर उसको प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन होने से, तो क्या होगा? सेकेंडरी। लेकिन जब यही डिसीज़ होकर कॉम्प्लिकेशन बना चुकी है ऑलरेडी आपकी बॉडी में और उसकी जो ट्रीटमेंट के चांसेस हैं वो सभी वो किस में आएंगे? टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड? तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल शेप में आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा पंचायती राज सिस्टम का? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा यहाँ पर? पंचायत समिति। नेक्स्ट वन इज Mrs. Preeti, 22-year-old lady, delivered a premature baby. Which of the following medication is useful for the newborn baby? तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस का क्वेश्चन है। यदि कोई 22 साल की लेडी ने प्रीमेच्योर बेबी को बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के डिलीवर किया है तो उसके बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी? ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन उसके बेबी के लिए हेल्पफुल होगी? तो वो होगी यहाँ पर डेक्सामेथासोन। क्या करेगी? ये प्रीमेच्योर बेबी हुआ है तो लंग मैच्यूरेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या करेगी? ये मेडिसिन का काम क्या होगा? बेबीज के लंग मैच्यूरेशन में बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज A 2-year-old male child has following manifestation. एक 2 साल का बच्चा है, सिम्टम है, ध्यान से देखिए। चेस्ट एंड ड्रॉइंग, बीजिंग एंड फीवर, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर फीवर है, बीजिंग साउंड आ रहा है, चेस्ट एंड ड्रॉइंग है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में एंटी कन्वल्सिव, डायूरेटिक, एंटीबायोटिक, या फिर एनाल्जेसिक्स।
तो ऐसे केस में फीवर है, दैट मीन्स क्या है, इन्फेक्शन भी डेवलप हुआ है। वीजिंग है, चेस्ट एंड ड्रॉइंग है, तो इस तीनों साइन किसके हैं, क्लासिकल साइन है, तीनों क्लासिकल साइन है निमोनिया के। मेडिसिन कौन सी दी जाएगी यहाँ पर, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड किसको कहा जाएगा, 0 से 14 दिन तक, 14 दिन से 8 वीक तक, 8 वीक से 38 वीक तक, या फिर none of the above। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीरियड में एम्ब्रियो और फीटल दो अलग अलग स्टेज होती हैं। तो एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाता है, 14 days to 8 weeks। कितना होगा, 14 days to 8 वीक तक का। जाइगोट होगा 0 से 14 दिन तक, एम्ब्रियो 14 दिन से 8 वीक तक, और फीटस होगा 8 वीक से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड में अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलसेंट है जो इंक्लूड होंगे। यदि WHO के अकॉर्डिंग एज पूछ ली जाती है एडोलसेंट एज ग्रुप की, तो कितनी होती है, 10 से 19 साल तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में डेवलप हुई हों। तो जूनोटिक डिसीज इनमें से कौन सी है, रेबीज, मलेरिया, एड्स या फिर टाइफॉइड। तो यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीज है वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पर रेबीज, क्योंकि इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण होगी, लिकिंग करने के कारण होगी। तो रेबीज क्या होगी यहाँ पर, एक जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था, 1997, 1996, 1965 या 1993। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी है इसको कब अडॉप्ट किया था, 1993 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसको यदि हम ज़्यादा भी बॉडी में एडमिनिस्टर कर देते हैं लेकिन बॉडी उसको स्टोर नहीं करेगी, और बॉडी है जो क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए, डी, ई के सभी क्या हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनको बॉडी स्टोर करके रख लेगी। लेकिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी के विटामिन है, इनको हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती। इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे यहाँ पर साइन बताए हैं डिसीज के। चिलोसिस है, ग्लोसाइटिस है, रेड एंड शाइनिंग लिप्स हैं, इन्फ्लामेशन है, बर्निंग आई है। तो ये किसके सिम्टम है, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12 या फिर विटामिन B2। तो यहाँ पर जितने भी साइन सिम्टम है ये सब किसके हैं, राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 के। किसके, राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, जिसके कारण स्किन डिसऑर्डर होगा, एडिमा होगा माउथ थ्रोट में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, B2। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड ओनली वंस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी मेडिकेशन जिसका हम क्या कहेंगे कि एक बार में इमरजेंसी में दी जाएगी और एक ही बार दी जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, PM ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यदि कोई ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो एक ही बार बस दी जाती हैं तो उनके लिए क्या कहा जाता है, स्टेट ऑर्डर। क्या कहलाएंगी वो, स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर पेन, फिजिशियन एडवाइज हिम इंजेक्शन मॉर्फिन 2 mg IV स्टेट, नर्सिंग ऑफिसर शुड असिस्ट फॉर। यदि पेशेंट को क्या दिया जा रहा है, इमरजेंसी में मॉर्फिन दिया जाता है, ऐसे केस में आप क्या चेक करेंगे, BP, टेम्परेचर, पल्स या फिर रेस्पिरेटरी रेट। तो ये क्या करेगा, मॉर्फिन क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन कारण बनेगा जिसके कारण रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर मेजर की जाएगी वो क्या होगी, रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन ऑफ लेबोरेटरी इज डन टू किल। लेबोरेटरी में यदि फ्यूमिगेशन किया जाता है फ्यूमिगेटर मशीन से, तो ये क्यों किया जाता है, बैक्टीरिया के लिए, रोडेंट्स के लिए, वायरस के लिए, फिर फंगल के लिए। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो OT में ऑपरेशन थिएटर में
फ्यूमिगेशन किया जाता है, मशीन से धुआं छोड़ा जाता है, किसके लिए किया जाता है? रोडेंट्स को भगाने के लिए। नेक्स्ट वन इज एन एडल्ट शेड्यूल फॉर अ पैरासिंथेसिस, व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर इज स्टार्टेड। तो पैरासिंथेसिस होने के पहले एज अ नर्स आप क्या चीज़ें हैं जो नोट डाउन करेंगे कोई प्रोसीजर होने के पहले और पैरासिंथेसिस प्रोसीजर होने के पहले? एडमिनिस्टर द डाइजेपम, आस्क द क्लाइंट टू हिज बॉवल्स, हैव द क्लाइंट एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर या फिर गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में यदि पैरासिंथेसिस किया जाना है तो ऐसे केस में एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी होगी क्लाइंट का ब्लैडर है जो क्या करना है? एम्प्टी करवा के रखना है, जिससे कोई भी बॉडी फ्लूइड सैम्पलिंग है जो की जाती है तो उसमें आपके लिए हेल्प। ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज, यदि ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया या फिर मेट्रोरेजिया। तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा यदि ब्लीडिंग पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में होती है? तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी और जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा? मेट्रोरेजिया। क्या होगा? मेट्रोरेजिया। वे तीनों टर्म यहाँ पे हम देखते हैं। तो मेट्रोरेजिया क्या होगा? ब्लीडिंग हो रही है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में वो। फिर आता है मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया अलग है। तो मेट्रोरेजिया का मतलब क्या है? जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बीच में ब्लीडिंग होती है तो मेट्रोरेजिया। लेकिन मेनोरेजिया का मतलब है कि हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है विद मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेट्रोरेजिया का मतलब जो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो रही है वो, लेकिन हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होना क्या है? मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया जो कि एक क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं बार बार पीरियड्स आना या फिर मंथ में 2 बार 3 बार तक पीरियड्स का आना। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज करेक्ट रिगार्डिंग सीमेन कलेक्शन इंक्लूड। तो सीमेन कलेक्शन के लिए सही पॉइंट यहाँ पर क्या है? प्रोवाइड अ फ्रेश सैंपल, पेशेंट कैन कंटिन्यू विद सेक्सुअल एक्टिविटीज, नो नीड ऑफ एनी एब्सिस्टेंस, सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटेड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि सीमेन कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए तो आपका जो सही पॉइंट है वो क्या होगा कि फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। कुछ केस में सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सिस्टेंट की जाती हैं तो यहाँ पर इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यदि बोथ लेग मतलब कि दोनों पाँव और जो लोअर पार्ट है ट्रंक के नीचे का, एब्डोमेन के नीचे का लोअर पार्ट है, वहाँ पर वीकनेस होना क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। चारों टर्मिनोलॉजी देखिए कि वीकनेस ऑफ बोथ लेग, दोनों पैर और लोअर पार्ट है जो ट्रंक के नीचे का, उसमें वीकनेस होना है क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। और डाइप्लेजिया जिसमें लोअर बॉडी पार्ट दोनों लेग अफेक्ट हैं। हेमीप्लेजिया में सिंगल पोर्शन अपर हेड से लेके राइट साइड का सेक्शन जिसमें हाथ और एक साइड का पैर अफेक्ट होगा, और या फिर जो पैराप्लेजिया पूछते तो लोअर बॉडी पार्ट। मोनोप्लेजिया पूछते तो ओनली एक हाथ हो सकता है या फिर एक पैर हो सकता है सिंगल। और टेट्राप्लेजिया का मतलब दोनों हाथ पैर लोअर अपर पूरी बॉडी में क्या होना? वीकनेस का होना। नेक्स्ट वन इज इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। तो जो चीज़ आपके सामने बोली जा रही है उसको ना समझ पाना क्या कहलाएगा? ना तो बोल पा रहे हैं आप, ना ही उसको समझ पा रहे हैं स्पोकन वर्ड्स को, तो ये क्या कहलाएगा? एग्नोसिया, एफासिया, एप्रेक्सिया या फिर इंसोम्निया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड, जो बोला जा रहा है या फिर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है वो? एफासिया। एग्नोसिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट प्यूपिल पर्सन को ना पहचान पाना, लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और प्यूपिल। एप्रेक्सिया का मतलब होता है कि एक मोटर डिसऑर्डर है जिसमें जनरली पर्सन को कुछ भी चीज़ें मूवमेंट करने में जो प्रॉब्लम होगी वो क्या कहलाएगा? एप्रेक्सिया। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर डिलीवरी इज ऑल एक्सेप्ट।
तो न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवरी के बाद सभी केयर दी जाएंगी किसी एक को छोड़कर। बेबी शुड कीप लोअर देन द यूट्रस, सक्शनिंग, क्लीन द आईलेट्स, बाथ द बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी को इमीडिएटली केयर में क्या दिया जाता है, बेबी को सक्शनिंग की जाती है, आईलेट्स क्लीन किए जाते हैं, वार्म रखा जाता है बेबी को, लेकिन बेबी को तुरंत जो बाथ नहीं दिया जाता। ये बेस्ड ऑन जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स उसके अकॉर्डिंग होता है, बट मेनली आफ्टर 24 आवर के बाद ही हम बात है जो दे सकते हैं। तो यहाँ पर सक्शनिंग की यदि बात होती है तो सक्शनिंग कैसे की जाती है, फर्स्ट माउथ देन नोज, जिससे हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आती है आईलेट्स को क्लीन करने की, तो ड्राई कॉटन है जो स्टेराइल स्वैप से हम क्लीन कर सकते हैं, जो कि मीडियल टू लेटरल, क्या करना है, मीडियल टू लेटरल साइड करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें कट करना है, कब कट करना है, 2 से 3 मिनट के बाद, जब तक पल्सेशन है जो स्टॉप ना हो जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इमीडिएट बेबी की केयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग सीजर्स इन बेड। तो यहाँ पर आप पेशेंट को एस्पिरेट करने से, कुछ भी चीज़ एस्पिरेट करने से कैसे बचा सकते हैं यदि पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं। तो ऑप्शन में एलिवेट द हेड, लूजन द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथ्स, पोजिशन द क्लाइंट ऑन द साइड विथ हेड फ्लैक्स्ड फॉरवर्ड, या फिर यूज द टंग डिप्रेसर विद द टीथ। तो यदि किसी को सीजर्स आ रहे हैं तो उसको तो कुछ अता पता नहीं है कि क्या चल रहा है उसकी बॉडी में, लेकिन आप उसको एस्पिरेट करने से मुंह से झाग जैसे आएगा, म्यूकस आएगा, तो उसको आप कैसे है जो प्रिवेंट कर सकते हैं एस्पिरेट करने से। तो हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देके, साइड लाइन पोजीशन देके, हेड फ्लैक्स्ड फॉरवर्ड पोजीशन देके पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल एस्पिरेट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कोमा इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर द GCS। तो ग्लासगो कोमा स्केल कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो कितना यहाँ पर स्कोरिंग होगी जिससे पता चलेगा कि पेशेंट कोमा में है, 0, 5, 9 या फिर 12। कितना स्कोर होगा जिससे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या है, कोमा डेवलप हो रहा है, तो वो है 5। यदि पेशेंट में जो बेस्ट रिस्पॉन्स होता है तो मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है, 15। यदि टोटली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है तो 3 स्कोर दिया जाएगा, और लेस देन 8 से कम जाता है तो पेशेंट क्या है, कोमाटोज हो रहा है। तो यहाँ पर कोमाटोज के लिए, कोमा के लिए कितना यूज़ किया जाएगा, 5। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में पस का है जो एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाएगा, साल्फिंजाइटिस, ऊफोराइटिस, हाइड्रोसाल्फिंग्स या फिर हाइड्रोफेनिक्स। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा किसके लिए, पस का ऑक्यूमुलेशन होना फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में क्या कहलाएगा, हाइड्रोसेल्फिंग वेज उसमें होगा। यहाँ पर कौन सी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया सर्कुलेट होगा और मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, मतलब फैलेगा भी, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरीमिया, पाएमिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो इन विच कंडीशन वेयर बैक्टीरिया सर्कुलेट एंड मल्टीप्लाई इन द ब्लड। तो ब्लड में क्या हो रहा है, सर्कुलेट भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, तो कौन सी कंडीशन है वो कहलाएगी सेप्टिसीमिया। क्या है, सेप्टिसीमिया एक ऐसी जानलेवा कंडीशन है, ऐसी जानलेवा या फिर आप ये कह सकते हैं ऐसी कंडीशन है यदि टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिला। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया आपके ब्लड में ही यदि सर्कुलेट हो रहा है, घूम फिर रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, यदि टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। फिर बैक्टीरीमिया। तो बैक्टीरीमिया का मतलब है कि वायबल बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन कंसीडर नहीं की गई कि वो मल्टीप्लाई भी करेगा। बैक्टीरीमिया का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन दैट रिलेट्स टू द प्रेजेंस ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया जिंदा है, वो भी वायबल का मतलब है जिंदा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। पाएमिया का मतलब है ब्लड पॉइजनिंग, एक तरीके से सेप्टिसीमिया भी है, जब आपके ब्लड स्ट्रीम में ब्लड के साथ साथ पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी बनने लगे। पाएमिया, पाए वर्ड जुड़ जाट, दैट मीन्स एब्सिस का फॉर्मेशन होना। क्या है, एब्सिस का फॉर्मेशन होना। एमिया का मतलब होगा ब्लड, जहाँ पे भी एमिया वर्ड है दैट मीन्स ब्लड से कुछ रिलेट कर रहा है। पाएमिया का मतलब है कि ब्लड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय द स्प्रेड इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया
जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ब्लड स्ट्रीम में रह के एब्सेस का फॉर्मेशन करें वो कहलाएगा क्या, पायमिया। बैक्टीरिया का मतलब है वायबल बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना ब्लड स्ट्रीम में। और सेप्टिसीमिया का मतलब है कि जो बैक्टीरिया सर्कुलेट होना ब्लड स्ट्रीम में, आपके जो फ्लो हो रहा है ब्लड का वहाँ पे सर्कुलेट होने के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, When the patient vomits, the most important nursing objective is to prevent। जब भी पर्सन वॉमिटिंग करता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या एम होगा यदि पर्सन वॉमिट कर रहा है तो क्या करेंगे आप, किससे बचाएंगे, डिहाइड्रेशन से, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से, एस्पिरेशन से, कि रप्चर ऑफ टिश्यूज से, किससे प्रिवेंट करेंगे पेशेंट को, यदि मरीज वॉमिट कर रहा है, क्या यदि मरीज वॉमिट कर रहा है तो किससे प्रिवेंट करेंगे, एस्पिरेशन से। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वॉमिटिंग के टाइम पर कि जो स्टमक वाला कंटेंट है, जो स्टमक के थ्रू जो वॉमिटिंग आप कर रहे हैं मुंह के थ्रू, तो आपकी जो नेजल रूट में ना चला जाए, मतलब यहाँ पर एस्पिरेशन होकर लंग्स में ना चला जाए, उससे प्रिवेंट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो यहाँ पर आप किसको प्रिवेंट करेंगे, एस्पिरेशन को। अब यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि यदि मरीज बेहोश है, आप उसको ओरल केयर देते हैं, कौन सी पोजीशन से देंगे, तो वो आप देंगे कैसे, साइड लाइंग से। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एस्पिरेशन से बचाना है कि जो म्यूकस जो भी मुंह से रिलीज हो रहा है उसको एस्पिरेट ना कर पाए, साइड लाइंग दे देंगे। बेहोश है यदि मरीज, इनकेस मरीज कॉन्शियस है तब आप क्या करेंगे, तो यदि मरीज कॉन्शियस है तो आप उसको सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दे के है जो ओरल केयर कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, और यदि आपको पूछे कि मरीज डायरिया वाला है तो किससे प्रिवेंट करेंगे, तब आप प्रिवेंट करेंगे डिहाइड्रेशन से। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, पैच टेस्ट, पैट्रिक्स टेस्ट, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब आपको किस चीज़ से एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन चेक करना हो तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो वो होता है पैच टेस्ट। क्या है देखिए, पैच टेस्ट। पैच टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन विच स्पेसिफिक सब्सटेंस कॉज एलर्जिक इन्फ्लामेशन ऑफ अ पेशेंट स्किन। मान लीजिए किसी को कैज्यू से एलर्जी है, कैज्यू खाए आपने, आपकी बॉडी ने पूरी है जो लाल लाल रेड कलर के अर्टिकेरिया या फिर हाइप्स है जो बना दिए बॉडी पे, दैट मीन्स आपको उससे एलर्जी है। आपने कुछ मेडिकेशन ली, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को टमाटर से होती है। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी जो यहाँ पर पैच टेस्ट से क्या होगा, आपको किस पर्टिकुलर चीज़, छोटे छोटे इंट्राडर्मली, हमेशा जब हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है तो ऑलवेज जो रूट अपनाया जाता है निडल प्रिक करने के लिए वो होता है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट है तो यहाँ पे अपनाया जाता है जो टेस्ट करना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे हर एक पैच में कुछ पर्टिकुलर चीज़ है जो इंजेक्ट की जाएगी। यदि वहाँ पर रेडनेस होके आती, दैट मीन्स आपको उससे क्या एलर्जी है, जो रिएक्शन होगा तो पता चलेगा। तो क्या किया जाएगा, पैच टेस्ट। आपकी पीठ पर भी ये टेस्टिंग की जा सकती है, फोरआर्म में भी की जा सकती है, थाई में भी की जा सकती है। तो यदि ज़्यादा चीज़ों की टेस्टिंग की जानी है तो मोस्टली बैक को आपकी प्रेफर किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, पैच टेस्ट। पोस्ट कॉइटल टेस्ट जनरली इनफर्टिलिटी के लिए किया जाता है, किसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए। और जो पैट्रिक्स टेस्ट है, क्या है, पैट्रिक्स टेस्ट है, ये परफॉर्म किया जाता है, इसको कहा जाता है फेबर टेस्ट और पैट्रिक टेस्ट। यहाँ पर आपके पैरों के लिए, आपके जो लेग हैं, जो यहाँ पर आपके पेल्विक पेन है, यदि आपको या लेग में पेन है तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे है जो चेक किया जाएगा, क्या, पैट्रिक्स टेस्ट। पैच टेस्ट किया जाएगा हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन को चेक करने के लिए। यहाँ पर पैच लगाए जाएंगे, इंट्राडर्मल है जो रूट के थ्रू लगाए जाएंगे, मतलब निडल यूज़ की जाएगी किसके लिए, इंट्राडर्मल रूट के लिए, और यहाँ पर ये पैचेस लगाए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व की नंबर ऑफ पेयर क्या है, एक क्वेश्चन आपको एनाटॉमी से आ सकता है। अब इसकी फंक्शनिंग पूछ ले तो फिजियोलॉजी में चला जाएगा वो। कितनी होती है, 14, 10, 16 या फिर 12, कितने पेयर में है यहाँ पर,
क्रेनियल नर्व हैं जो कितने पेयर में पाई जाती हैं? क्रेनियल नर्व होती हैं कितनी? टोटल 12 पेयर्स में। कौन कौन सी हैं यहाँ पर? क्योंकि दोनों साइड रहेंगी इसलिए। ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, दूसरी है ऑप्टिक, तीसरी ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ इज ट्रॉक्लियर, फिफ्थ इज ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंस, सेवन्थ इज फेसियल। बेल्स पाल्सी होती है वो 7th नंबर की फेसियल क्रेनियल नर्व के डैमेज होने के कारण होती है। बेल्स पाल्सी और फेसियल पाल्सी। वेस्टिबो कोक्लियर, ये आपके सुनने में और बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगी। हाइपोग्लोसल, ग्लेसोफेरेंजियल, बैगस और एसेसरी। टोटल मिला के जो नर्व होती हैं कितनी होती हैं? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व रहेंगी। नेक्स्ट वन इज द मास्क गारमेंट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। मास्क गारमेंट ये किसके लिए यूज किया जाता है? पैराप्लेजिया में, नॉक्ट्यूरेसिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर हेमरेजिक शॉक में। मास्ट एक क्या है? कॉम्बैक्ट सॉक टाइप का गारमेंट है और यहाँ पे यूज़ किया जाता है यदि किसी मरीज को ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण शॉक की कंडीशन डेवलप हुई है तब। तो इसको क्या कहा जाएगा? मास्ट गारमेंट और कॉम्बैक्ट सूट। ये देखिए मास्ट का मतलब है यहाँ पर मेडिकल एंटी शॉक ट्राउज़र। ये क्वेश्चन नॉरसेट में आया था। इसी के लिए कहा जाता है न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, PASG, या फिर एंटी शॉक ट्राउज़र मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउज़र या फिर मास्क। तो यहाँ पर मेडिकल एंटी शॉक ट्राउज़र यूज़ किया जाता है कब? या तो मरीज को फ्रैक्चर हुआ है किसके कारण? कुछ बहुत ज़्यादा इंजरी के कारण तो ये सूट पहना दिया जाता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने के बाद, या फिर इसके लिए जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए पहनाया जाता है। मोस्टली यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है वो क्या होंगे? होंगे यहाँ पर हेमरेजिक शॉक के मरीज में मास्ट सूट है जो यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक टर्म है नॉक्ट्रोयूरेसिस। क्या है? नॉक्ट्रोयूरेसिस मतलब रात के टाइम में बेड वेटिंग करना, रात में बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना। एन्यूरेसिस का मतलब होगा बेड वेटिंग, नॉक्ट्रोयूरेसिस का मतलब रात में बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना। नेक्स्ट वन, the bandage that is applied over an amputated knee stump while preparing for a prosthesis is usually a। कौन सी बैंडेज है? कौन सी बैंडेज है जब यदि किसी को एम्पुटेशन हुआ हो? एम्पुटेशन मतलब नी के यहाँ से नीचे का हिस्सा है जो अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पर प्रोस्थेसिस प्रिपेयर करने के लिए, प्रोस्थेसिस का मतलब है कि जो आर्टिफिशियल लेग आप नीचे लगाएंगे, बट उसके पहले आप है क्या करेंगे? एम्पुटेटेड नी के यहाँ पे एक बैंडेज लगाएंगे। तो वो कौन सी बैंडेज होगी? स्पाइरल, रिकरेंट, फिगर ऑफ 8 बैंडेज या फिर सर्कुलर बैंडेज। कौन सी बैंडेज का इस्तेमाल आप करेंगे यहाँ पर? तो वो होगी फिगर ऑफ 8 बैंडेज। ये देखिए आप, फिगर ऑफ 8 बैंडेज है जो यूज़ की जाएगी। तो एक क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी जॉइंट्स के यहाँ पर, टू एक्सर्ट प्रेशर फॉर द जॉइंट्स। और यहाँ पर जॉइंट्स को है जो जॉइंट्स हो गया, फुट के यहाँ पे हो गया, ग्रेट टोए हो गया, स्प्रेन हुआ है, हेमरेज हुआ, तो ऐसे केसेस में क्या की जाएगी? फिगर ऑफ 8 बैंडेज है जो यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे बांधना कैसे है यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। तो यदि आप प्रोस्थेसिस लगाते हैं, किसी का एम्पुटेशन हुआ, डायरेक्ट यदि आप प्रोस्थेटिक पहनेंगे तो क्या होगा? आपको इरिटेशन हो सकती, ईचिंग हो सकती। बट बिफोर दैट नी के यहाँ पर आप जो बैंडेज लगा देंगे वो क्या होगी? फिगर ऑफ 8 बैंडेज। आपको जैसे स्प्रेन वगैरह होता है तो जो बैंडेज आप यूज़ करते हैं वही है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, द इक्विपमेंट दैट इज यूज टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। कौन सी वैक्सीन है? यदि आपको किसी गांव में कुछ प्रोग्राम वगैरह आपका हो रहा है तो वहाँ पर यदि आपको क्या करना है कि वैक्सीन लेके जानी है कम क्वांटिटी में, तो क्या लेके जाएंगे? वॉक इन फ्रीज़र, वॉक इन कूलर, वैक्सीन करियर या फिर आइस पैक्स, क्या लेके आप जाएंगे? तो यदि आपको आउटरीच प्रोग्राम का मतलब है कि आपकी ड्यूटी तो लगती है सब सेंटर में, लेकिन आपको विलेज लेवल पे जाके कोई भी प्रोग्राम, ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम हो गया, कुछ भी प्रोग्राम के लिए आप जाते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए भी आप वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं, क्या ले जाएंगे आप?
तब आप लेके जाएंगे क्या, वैक्सीन कैरियर। क्या होगा, वैक्सीन कैरियर। आज ही मैंने कोल्ड चेन और वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में पढ़ाया है, 5 मिनट की वीडियो है, प्लीज़ जाके आप लोग देखिए। नेक्स्ट वन इज डेक्सा स्कैन इज यूज्ड टू डायग्नोसिस ऑफ। डेक्सा स्कैन ये आपको पूछा गया है NHM एग्ज़ाम में, बट मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है, ओनली डेक्सा स्कैन था कि डेक्सा स्कैन यूज़ क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CHD, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो डेक्सा स्कैनिंग की जाती है किसको डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब किसी भी बीमारी का पता करना है तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो किसके लिए है, ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीज में। ऑस्टियोपोरोसिस वाले मरीज में एक तरीके का एक्सरे ही किया जाएगा, लेकिन इस एक्सरे में आपको है जो क्या किया जाएगा, कुछ हमें कहेंगे कि आपकी बोन डेंसिटी चेक करने के लिए कि आपकी बोन्स कितनी मजबूत है, उनकी मास डेंसिटी क्या है, वो चेक करने के लिए। बोन डेंसिटी वीक होती है तभी आपको जो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। और ऑस्टियोपोरोसिस जनरली जो मेनोपॉजल वुमेन होती है उनको भी होता है। तो यहाँ पर डेक्सा स्कैनिंग यूज़ की जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करने के लिए। देखिए यहाँ पर DXA स्टैंड फॉर डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बोमेट्री। You can find out whether you have osteoporosis or if you should be concerned about your bones by getting a bone density test। तो यहाँ पर बोन मास मेजरमेंट टेस्ट भी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के किस पर्टिकुलर एरिया में बोन्स क्या हैं, पतली हैं, बोन डेंसिटी कम है उनकी, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बोन डेंसिटी चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। और बोन डेंसिटी कम कब होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे। तो आप चाहें तो 25 ईयर के बाद भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली आपकी बोन्स कहाँ पर वीक है वो एक पर्टिकुलर एरिया पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन, पर्नीसियस एनीमिया इज कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय ड्यू टू लैक ऑफ विच वन। पर्नीसियस एनीमिया कॉमन है, कॉमन टाइप का एनीमिया है, तो किसकी कमी से होगा, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम या फिर आयरन। पर्नीसियस एनीमिया किसकी कमी से होगा, जो कि एनीमिया का एक कॉमन टाइप है, तो वो होगा यहाँ पर किसकी कमी के कारण होगा, विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन की कमी के कारण। क्या है, विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन की कमी के कारण। यदि कहते हैं ओनली एनीमिया तब वो होता है आयरन और फॉलिक एसिड की कमी के कारण, लेकिन यहाँ पे कहा गया है पर्नीसियस एनीमिया, तो उसके लिए जो कॉमन है, सॉरी जो कमी है, किसकी कमी होगी, वो होगी विटामिन B12 की कमी। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन पेशेंट विथ क्रोनिक एल्कोहलिज्म। अभी न्यूट्रिशन वाले में भी आपके हो जाएंगे क्वेश्चन, कम्युनिटी में भी हो जाएंगे। तो कॉमन किसकी कमी होगी, जो लोग लंबे टाइम से दारू पीते हैं, खूब भर भर के पीते हैं, तो उनको यदि लंबे टाइम से शराब पी रहे हैं तो किसकी कमी हो सकती है, विटामिन C, थायामीन, फॉलिक एसिड या फिर साइनोकोबालामिन। अब क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले लंबे टाइम से शराब पी रहे, अचानक से छुड़वाएंगे आप उनकी, तो उनको क्या होंगे, विड्रावल सिम्टम्स हो सकते हैं, सबको होते हैं। यदि कोई लंबे टाइम से कोई मेडिकेशन ले रहा हो और अचानक से छुड़वाओ, इवन आप सर्दी की जो सिरप है, कोल्ड सिरप है, वो खांसी की सिरप है, आप उसको 1 वीक लीजिए, आपको अच्छी नींद है जो आएगी, ड्राउजी फील करेंगे, लेकिन आफ्टर 1 वीक आप स्टॉप करेंगे तो आपको 1-2 दिन अजीब सा लगेगा। वैसे ही सेम है, यदि क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाला लंबे टाइम से शराब पी रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो गई, लिवर तो उसका जाएगा ही जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी भी होगी। तो वो कमी किसकी होगी, वो होगी थायामीन की। और इसी थायामीन की कमी के कारण आपके जो ब्रेन टिश्यू है उसमें इस्कीमिया होगा, सेल डेथ होगी, और कभी कभी मेमोरी लॉस भी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि जो शराब पीते हैं उनको थायामीन की कमी तो होती है, लेकिन वर्निक्स साइकोसिस किस में देखने को मिलेगा, कोर्साकॉफ साइकोसिस। तो ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है थायामीन की कमी के कारण। अभी हो सकता है आपको शराब की जगह किसी और चीज़ के कारण हुई हो थायामीन की कमी। तो यहाँ पर आपको यदि क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाला मरीज है तो थायामीन की कमी होने के कारण ब्रेन टिश्यू की डेथ होगी,
ब्रेन टिश्यू में इस्कीमिया होगा, मतलब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। सेल डेथ होगी तो वर्निक्स होगा पहले, फर्स्ट स्टेज होगी वर्निक्स, दूसरी होगी कोर्साकॉफ साइकोसिस। नेक्स्ट इज सिडेक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, फिनॉल या फिर सेवलॉन। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया जाता है ओटी को फ्यूमिगेट करने के लिए एज अ गैस फॉर्म में। ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ किया जाता है, जितनी भी 2% ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ किया जाता है, जितनी भी पाइप्स होती हैं, जो भी मेडिकल में जो भी ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं, उनको स्टेराइल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सिडेक्स और ग्लूटाल्डिहाइड। ये देखिए यहाँ पे आप, तो यहाँ पर एक डिसइंफेक्टेंट है, क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्मामीटर हो गए, रबर के हो गए, प्लास्टिक इक्विपमेंट हो गए जो कि कैन नॉट बी हीट स्टरलाइज्ड है, तो उनको यहाँ पे सिडेक्स के थ्रू क्या किया जाएगा? स्टेराइल किया जा सकता है। सिडेक्स का दूसरा नाम क्या है? ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट वन, इन अ पेशेंट विथ परनीसियस एनीमिया द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिलिंग टेस्ट टू डिटरमाइन। अभी हमने पढ़ा था कि परनीसियस एनीमिया होता किसकी कमी से है। अब यहाँ पे कहा है कि परनीसियस एनीमिया वाले मरीज को आपको पता करना है कि पता तो है आपको कि विटामिन B12 की कमी से होता है। परनीसियस एनीमिया आपने जस्ट अभी पढ़ा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होगा, लेकिन सिलिंग टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा? सिलिंग टेस्ट किया जा रहा है परनीसियस एनीमिया के लिए, तो यहाँ पर इसका क्या मोटिव है? इनटेक ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12 या फिर नन ऑफ द अबव। सिलिंग टेस्ट है जो क्यों किया जाएगा? ये किया जाएगा कि आप विटामिन B12 तो खाते हैं, आपको लगता है, और एक ओनली ये ऐसा विटामिन है जो भी लोग, एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो भी लोग क्या है, वेजिटेरियन लोग हैं एज़ कम्पेयर टू नॉनवेज वाले, उनको कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हमेशा देखने को मिल सकती है? तो विटामिन B12 की। अब यहाँ पर सिलिंग टेस्ट किया जाएगा, ये होगा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। आप खा खूब रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में लग नहीं रहा है वो विटामिन B12, तो ये विटामिन B12 कितना एब्जॉर्ब होता है उसके लिए टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर मरीज के लिए विटामिन B12 ओरली है जो दिया जाएगा, प्लस इंट्रामस्कुलरली भी दिया जाएगा। ओरल डोज दिया जाता है B12 का। मोस्ट कॉमनली यूज है जो क्या किया जाएगा? कोबाल्ट। यहाँ पर आपको लगता है कि जो आपकी बॉडी में एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से, जैसे आयोडीन यूज़ किया जाता है, आयरन यूज़ किया जाता है मिनरल्स में, वैसे ही यहाँ पर कोबाल्ट यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंट्रामस्कुलरली या फिर ओरली रेडियो लेवल विटामिन B12 दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपकी देने के बाद गिवन एन आवर लेटर पेशेंट का यूरिन सैंपल भी कलेक्ट किया जाएगा। आपको विटामिन B12 दिया गया, विटामिन B12 है जो या तो ओरली दे दिया या फिर इंट्रामस्कुलरली दे दिया। जो रेडियो लेवल ओरली में दिया जाएगा रेडियो लेवल, और इंट्रामस्कुलर में अनलेवल विटामिन B12 दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद दोनों दिए जाएंगे, पहले ओरल देंगे आप, फिर देंगे आप क्या? इंट्रामस्कुलर। देन आफ्टर मरीज को कहा जाएगा कि 24 आवर के बाद आपका है जो यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। A normal result show at least 10% of the radio level vitamin B12 in the urine over the first 24 hour। यदि इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन होता है 10% से भी कम, दैट मीन्स मरीज को क्या है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। यदि 10% से ज़्यादा आता है मतलब कि नहीं है। सिलिंग टेस्ट में क्या सैंपल लिया जाएगा ये पूछ सकते हैं। सिलिंग टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पर क्या सैंपल ले सकते हैं? तो यूरिन सैंपल के थ्रू फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन, केमिकल दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन। कौन से केमिकल है? यदि आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो जो आपका दर्द है, परसेप्शन जो आप फील कर रहे हैं, कौन से केमिकल उसको कम करने का काम करेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन या फिर ऑन्डनसेट्रॉन। तो ऑन्डनसेट्रॉन तो एक एंटी एमिटिक ड्रग है, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है। अब यहाँ पर क्या है जो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम भी यही करते हैं, तो वो होगा एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन क्या है? ओपियोइड रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन में। जब भी आपको
कुछ पेन हो या फिर आपको कुछ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हो, तभी क्या करेंगे, बढ़ जाते हैं, रिलीज़ होके बढ़ेंगे। जब भी आपको पेन कहीं पे भी लग जाए तो जो दर्द आपको फील हो रहा है होगा आपके एंडोर्फिन रिसेप्टर के कारण। नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए? डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3, डायस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 4, या फिर सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 2, या फिर सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3। क्या यूज़ किया जाएगा? तो जो आर्टेरियल प्रेशर चेक किया जाता है वो क्या होगा, सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर आपका ये देखिए सीधा कैलकुलेट करके बताया गया है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक बीपी मतलब जो हाईएस्ट रेंज है, वो जो हाई रेंज है वो क्या है, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक मतलब लोअर वाली। तो 120/80 mmHg क्या है, नॉर्मल होगा। मीन आर्टेरियल प्रेशर आप निकालेंगे तो 120 प्लस 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 120 प्लस 160, 80 इंटू 2 इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर 120 और 160 को जोड़िए आप तो 280 होगा। इसको 3 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो निकल के आएगा वो होगा 93.3 mmHg। अब जो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है वो होता है 70 और 100 के बीच की रेंज में, 70 एंड 100 mmHg की रेंज के बीच में। तो यहाँ पर मीन आर्टेरियल प्रेशर ऐसा प्रेशर है जो कि क्या रहेगा, कंसिस्टेंट प्रेशर इन योर आर्टरीज टू डिलीवर ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी, कंसिस्टेंसी में रहेगा। तो यहाँ पर एक क्या होगा, फॉर्मूला पूछा जाए या नॉर्मल रेंज पूछी जाए, तो 70 से 100 के बीच में नॉर्मल रेंज होती है। यदि जब आपका बीपी बढ़ेगा तो ये प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। बीपी लो होगा तो ये प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट वन, इशिहारा चार्ट इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो इशिहारा चार्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, कलर विजन, बोथ ए एंड बी, या फिर कैटरैक्ट के लिए। तो इशिहारा चार्ट का यूज किसके असेसमेंट के लिए किया जाता है? इशिहारा चार्ट यूज किया जाता है कलर विजन के लिए। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, एक होता है स्नेलन चार्ट। क्या होता है? स्नेलन चार्ट है जो होता है किसके लिए, विजुअल एक्विटी के लिए। क्लियर? जो विजुअल एक्विटी चेक की जाएगी 20 फीट दूर खड़ा करके, ये इशिहारा चार्ट कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं 12 है, इसके अंदर क्या लिखा है, इसमें 42 है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है 6। तो इस तरीके से इशिहारा चार्ट से चेक किया जाएगा आपका क्या, कलर विजन। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शन दैट इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस एक इन्फेक्शन है, किसके थ्रू फैलेगा? सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसका कॉज क्या होगा? फंगई, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर स्पायरोकीट। सबको पता है कि सिफिलिस का कॉजेट एजेंट क्या, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। लेकिन ये होगा किससे? फंगई से, वायरस से, प्रोटोजोआ की स्पायरोचीट से। सिफिलिस होगा किससे? स्पायरोचीट से। यहाँ पर इसका जो कॉजेट एजेंट है वो क्या कहलाता है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो कि ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के स्पायरोचीट से होगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाएगा VDRL टेस्ट। क्या है? VDRL टेस्ट है जो एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज सीन इन एडोलेसेंट ग्रुप। अब ये क्वेश्चन आपका जो एडोलेसेंट हेल्थ वाले के अलावा पीडियाट्रिक वाले सेक्शन में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये थ्योरी आपने कम्युनिटी में पढ़ी, पीडियाट्रिक में पढ़ी एंड मैटरनल हेल्थ में भी पढ़ी है। तो यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू दैट जो एडोलेसेंट ग्रुप का बिहेवियर है वो किस तरीके का होगा? एटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन।
तो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एरिक्सन के अकॉर्डिंग है जो विच काइंड ऑफ बिहेवियर देखने को मिलेगा एडोलेसेंट में। हो सकता है आपको टोडलर में पूछ लें, इन्फेंसी में पूछ लें, प्री स्कूलर में पूछ लें, या फिर स्कूल गोइंग में पूछ लें, एडल्ट में पूछ लें, किसी में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर एरिक्सन की थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, पूछी जाती है क्योंकि तो जो बिहेवियर देखने को मिलता है एडोलेसेंट ग्रुप में वो था ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है। देखिए आप कि जो स्टार्टिंग यहाँ पे याद रखना है आपको वो क्या होगा, वो होगा इन्फेंसी पीरियड का। इसका इन्फेंसी पीरियड मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस है वो क्या होगी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। और जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड मतलब यहाँ पे आप इनको टोडलर भी कह सकते हैं, टोडलर भी कह सकते हैं, तो टोडलर में होगा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है प्ले एज वाले में, जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले उनमें। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी ये देखने को मिलती है किसमें, स्कूल एज में। जो कंपटीशन वाली भावना आने लगती है वो आती है किसमें, स्कूल वाले बच्चों में। ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन ये होती है एडोलेसेंट में। WHO के अकॉर्डिंग जो एज दी है एडोलेसेंट की होती है 10 से 19 साल तक की, कितना 10 to 19 ईयर्स तक की। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है यंग एडल्ट्स में, मतलब जब आप क्या क्रॉस कर जाएं, एडोलेसेंस पीरियड क्रॉस कर जाएं। एक क्वेश्चन और आपको आता है एडोलेसेंस किसके बीच की अवस्था है, तो एडल्टहुड और चाइल्ड एज के बीच की अवस्था। जनरेटिविटी स्टैग्नेशन, तो एडल्टहुड में ये स्टैग्नेशन पूछा गया, स्टैग्नेशन किस एज में देखने को मिलेगा या किस पीरियड में, तो होगा एडल्टहुड में। फिर ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर ये आएगा मैच्योरिटी, मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होंगे उनमें आफ्टर 65 ईयर के बाद में। तो यहाँ पर आपको मेनली याद रखने हैं शुरू के 7 आपको तो मेनली एग्जाम में आते हैं। हो सकता ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर भी पूछ लें, तो आपको ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर में कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट बिकॉज ईगो आइडेंटिटी वाला किसके लिए है, एडोलेसेंट पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन, all OPV at district level can be stored at 2 to 8 degrees Celsius temperature for how many month। ओरल पोलियो वैक्सीन कह दी ज़्यादा स्टॉक रखा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वो कितने दिनों के लिए रखा जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने के लिए, कितने महीने के लिए रखा जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वैक्सीन स्टोर की जानी है। तो यहाँ पर कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, सॉरी कितने मंथ के लिए रख सकते हैं, तो होगा 1 मंथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, जो वैक्सीनेशन वाला सेक्शन उसमें से, कि ऑल OPV वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि सेव की जा रही हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ओनली फॉर 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। नेशनल लेवल पे स्टोर की जाएंगी 6 महीने के लिए, लेकिन जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में होगा, -15 से लेके -25 डिग्री सेल्सियस तक। यदि इन वैक्सीन को नेशनल लेवल पे स्टोर किया जा रहा है OPV वैक्सीन को 6 महीने के लिए, कितने पे होंगी, -15 to 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यदि 2 से 8 है तो ओनली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो ओनली फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग वैक्सीन इज हैविंग लीस्ट सेंसिटिविटी टू हीट। कौन सी वैक्सीन है लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, OPV, MMR, JE या फिर हेपेटाइटिस बी। कौन सी वैक्सीन है लीस्ट सेंसिटिव है हीट को लेकर, तो वो होगी हेपेटाइटिस बी। क्या होगी, हेपेटाइटिस बी। हीट, लीस्ट हीट सेंसिटिव, लीस्ट का मतलब सबसे कम, सबसे कम होगी हेपेटाइटिस बी। और यहाँ पर जो स्टोरेज टेम्परेचर है इसका वो क्या होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV वैक्सीन। हीट सेंसिटिव पूछे, मोस्ट हीट सेंसिटिव, तो वो होगी OPV, और लीस्ट मतलब सबसे कम, तो वो होगी हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट वन, इन अ फ्रंट ओपनिंग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विच वैक्सीन शुड बी केप्ट ऑन द टॉप सेल्फ। तो यदि आपका जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है, घर पे जो आप फ्रिज यूज़ करते हैं, तो उनमें टॉप सेल्फ में कौन सी वैक्सीन स्टोर करके रखेंगे, HIV, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन,
सॉरी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन टिटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन है मीजल मम्स रूबेला वैसिलाई कालमेटिक यूरिन दैट मीन्स बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन और ओपीवी। फिर है डीटीपी हेपेटाइटिस बी या रोटा वायरस एचआईवी डीटीपी, कौन सी वैक्सीन रखी जाएगी? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है जो इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है, पेंटावेलेंट में इंक्लूड कर दी जाती है। एचपीवी वैक्सीन पेपिलोमा कैंसर से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से हो सकता है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी। टिटनस टॉक्साइड, फिर एमएमआर बीसीजी दी जाती है किससे प्रिवेंट करने के लिए? टीबी के लिए। ओरल पोलियो दी जाती है पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। अब यहाँ पर रोटा वायरस दी जाती है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। और डीटीपी है तो डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनस, ये 3 से प्रिवेंट करेगी आपको। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है तो वैक्सीन को टॉप सेल्फ में रखेंगे, कौन सी होंगी वो? होंगी एमएमआर, बीसीजी एंड ओपीवी। तो यहाँ पर मीजल्स, एमआर, एमएमआर, ओपीवी, येलो फीवर, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन सभी वैक्सीन को किस में रखा जाता है? टॉप सेल्फ में। क्यों? क्योंकि जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट होता है जस्ट इसके ऊपर होता है और ये फ्रीजिंग के कारण डैमेज नहीं होंगी। बाकी जो अदर है इनको लोअर सेल या फिर मिडिल सेल में रख सकते हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा ये फ्रीज सेंसिटिव है, मतलब ज़्यादा फ्रीज में जाएंगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन है या तो इनका आपके लिए डाइल्यूशन पूछा जाता है तो मीजल्स एमएमआर वैक्सीन है 4 घंटे से ज़्यादा के बाद डाइल्यूट करने के बाद नहीं लगाना है आपको। क्या हो सकता है? जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो डेवलप हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन आता है बीसीजी में, तो कौन सा डाइल्यूएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है? ओरल पोलियो वैक्सीन का जो डोज है वो कितने दिए जाते हैं? जो बर्थ टाइम डोज दिया जाता है उसको 0 डोज कहा जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैक्सीनेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज which test is used to check whether freezer sensitive vaccine have been damaged by exposure to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस? कौन सा टेस्ट यूज करेंगे कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण डैमेज हो गई हैं, खराब हो गई हैं, कौन से टेस्ट से पता करेंगे? स्टिक टेस्ट, सिक टेस्ट या फिर शॉक टेस्ट? सिक टेस्ट तो किया था डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। किसको? डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। अब यहाँ पे कहा है कि कौन सी वैक्सीन है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखने के कारण ये डैमेज हो गई, मतलब ये क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। तो वो टेस्ट कौन सा होगा? हमने अभी पढ़ा कि फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी हैं, जस्ट इसके ऊपर पढ़ा हमने कि जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है वो क्या है? हेपेटाइटिस बी है, डीटीपी है, टीडी है। लेकिन यहाँ एचपीवी, रोटा वायरस, ये सब क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है तो इनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं रखेंगे। अब टेम्परेचर 0 से कम हो जाए तो जो वैक्सीन खराब होंगी वो टेस्ट किया जाएगा उन वैक्सीन पर। वो क्या होगा? होगा सेक टेस्ट। सेक टेस्ट से पता चलेगा कि वेदर वैक्सीन हैज़ बीन फ्रोजन। तो यहाँ पर डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, टिटनस टॉक्साइड, ये क्या है? फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन है। तो इन वैक्सीन का पता करने के लिए खराब हुई है नहीं, क्या किया जाएगा? सेक टेस्ट। नेक्स्ट, इन अ 3-year-old चाइल्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज? यदि बच्चे की उम्र क्या है? 3 साल है। यदि बच्चे की उम्र कितनी है? 3 ईयर है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा हेपेटाइटिस बी होने का? पिन प्रिक, सलाइवा एक्सचेंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर सेक्स? बच्चा 3 साल का है तो यहाँ तो ना उसको पिन प्रिक या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण तो होगा नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है, रेयर चांस है। बट बच्चा ये कब होगा? जब यदि हॉस्पिटल वाले कुछ लापरवाही कर दे तब। रिसेंट में आप एक न्यूज़ देखना, मे भी राजस्थान की है और एमपी की है, जहाँ पर 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस बी और सी वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया हॉस्पिटल वालों ने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। न्यूज़ आप लोग एक बार ज़रूर देखना। तो उसके कारण क्या हुआ है? बच्चे सभी पॉजिटिव पाए गए। पता कैसे चला? जब 200-300 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई तब
बच्चे के लिए जो सबसे कॉमन कॉज होगा हेपेटाइटिस बी ट्रांसफ़र होने का होगा सलाइवा एक्सचेंज। सलाइवा एक्सचेंज मैंने यहाँ पे क्यों कहा, हो सकता माँ को हेपेटाइटिस हो, बच्चे को खिलाते खिलाते बहुत सारे पेरेंट्स में हैबिट होती है बच्चे को माउथ टू माउथ किस करने की, जो कि एक सही हैबिट नहीं है। तो यहाँ पर सलाइवा एक्सचेंज है जो बेसिक रीज़न हो सकता है। पिन प्रिक के कारण जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको होने का चांसेस रहेगा। जो सेक्सुअल एक्टिविटी वाले हैं तो उनको होगा, तो 3 साल के बच्चे की सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी ना होगी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, लेकिन बच्चा जब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो कभी तब। तो यहाँ पर 3 साल के बच्चे के लिए कॉमन कॉज है वो क्या होगा सलाइवा एक्सचेंज। और कौन सा टीका लगवाया जाता है सभी हेल्थ केयर वर्कर को, तो वो होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। निडल प्रिक हो जाए तो कितने घंटों के अंदर, 72 घंटों के अंदर। नेक्स्ट वन इज द in a person with cholera diarrhea occurs due to a toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine. The toxin produced by Vibrio cholera is, तो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा नाम से, विब्रियो कोलेरा से। अब डायरिया हो गया है विब्रियो कोलेरा से, तो यहाँ पर कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे विब्रियो कोलेरा? एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे कहा गया है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं विब्रियो कोलेरा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कोलेरा वाले मरीज के लिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला, राइस वाटर स्टूल कोलेरा का क्लासिकल साइन है, और जो कॉज है वो क्या है, वो विब्रियो कोलेरा। और ये कोलेरा होगा कैसे? गंदा खाने पीने के कारण, स्पेशली पानी के कारण। तो यहाँ पर जो क्या प्रोड्यूस करेंगे कोलेरा, वो करेंगे एंटेरोटॉक्सिन। क्या करेंगे? एंटेरोटॉक्सिन। और जो एंडोटॉक्सिन है जनरली ये आपके एक तरीके से हमें कहेंगे कि जो साल्मोनेला है या फिर इकोलाई है, इस तरीके के। तो यहाँ पर जो एंटेरोटॉक्सिन मतलब इन्होंने इनर यहाँ पे कहा गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले से ही बताया, मतलब इंटरली किसी ऑर्गन में इफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? एंटेरोटॉक्सिन। जो कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है कोलेरा के लिए? टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। एक इसका जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो है राइस वाटर स्टूल। पी सूप स्टूल पूछते हैं तो वो है टाइफॉइड का, कोलेरा का नहीं। नेक्स्ट इज the poisoning caused due to ingestion of food contaminated by living bacteria is all except। तो यदि किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और होती है गंदा खाने पीने के कारण, तो यदि किसी को फूड पॉइजनिंग होती है ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड, तो यहाँ पर लिविंग बैक्टीरिया के कारण हो रही, तो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। साल्मोनेला पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग, बोटुलिज्म या फिर केमिकल पॉइजनिंग। तो जो पॉइजनिंग है फूड इंजेक्शन के कारण हो रही है वो यहाँ पर सभी हैं। तो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के कारण मतलब साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकाई, बोटुलिज्म, ये क्या है? कॉमन। स्पेशली बोटुलिज्म तो कॉमन फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो नहीं होगी वो होगी केमिकल। मान लीजिए किसी ने साइनाइड पी लिया तो फूड पॉइजनिंग में थोड़ी आएगा, वो तो आप जानबूझ के केमिकल पी रहे हैं उसमें आएगा। नेक्स्ट वन इज द वेरिसेला वैक्सीनिज्म। वेरिसेला वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है? किल्ड, लाइव अटेन्यूएटेड, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो वेरिसेला वैक्सीन है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सी? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इज चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। मेजर कॉज क्या है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के? बच्चों की उम्र जिनकी 1 से 3 साल तक हो। ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ द अबव। मेजर कॉज क्या है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के? बच्चों में स्पेशली उम्र 1 से 3 साल है। तो यहाँ पर जो बच्चों में ब्लाइंडनेस का रीज़न है वो क्या है? वो है ज़ेरोप्थेल्मिया। क्या है? ज़ेरोप्थेल्मिया। यदि बड़ों में पूछे ब्लाइंडनेस का रीज़न तब आपको कहना है क्या? मोतियाबिंद और कैटरैक्ट। दूसरा रीज़न है रिफ्रैक्टिव एरर, लेकिन न्यूट्रिशनल मतलब खाने की कमी के कारण होगा। खाने की कमी से यहाँ विटामिन ए की कमी होगी तभी क्या होगा? ज़ेरोप्थेल्मिया।
बच्चों के लिए है, क्या है बच्चों के लिए ज़ीरोप्थेल्मिया है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होगा। नेक्स्ट वन, द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इट इज कॉल्ड एज, तो जो फीटल मूवमेंट माँ को फील होते हैं बच्चे के क्या कहलाते हैं? ब्रेक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग, गॉडेल साइन या फिर हैगर साइन। तो फीटल मूवमेंट माँ के बच्चे को फील होते हैं वो कहलाते हैं क्या? क्विकनिंग। क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग। नेक्स्ट वन इज ब्लड सैम्पलिंग दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कौन से केस में ब्लड सैम्पलिंग नहीं ली जाएगी? एज इट HIV पॉजिटिव वुमेन, थिक मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, अ टिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ब्लड सैम्पलिंग कौन से केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगी? थिक मेकोनियम स्टैंड में ले सकते हैं, एबनॉर्मल ट्रेस जो फीटल मॉनिटरिंग में यदि क्या है एबनॉर्मलिटी आ रही तो भी ले सकते, लेकिन यदि वहाँ क्या है HIV पॉजिटिव वुमेन है तो ऐसे केस में ब्लड सैम्पलिंग कलेक्ट नहीं की जा सकती है। यहाँ पर एक क्या होगा? बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। नेक्स्ट वन, अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग लाइक डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स है जिसमें डायफ्राम और डच कैप है यहाँ पर। तो ये डायफ्राम और डच कैप किस टाइप की मेथड में? नेचुरल, बैरियर, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन या फिर कैलेंडर मेथड। तो डायफ्राम और डच कैप हो गया, कॉन्डम हो गया, ये सब किस में आएंगे? बैरियर मेथड, मतलब कुछ ना कुछ रोकने का काम कर रहे हैं तो आएंगे बैरियर और मैकेनिकल मेथड में। नेचुरल में तो एब्सिस्टेंस आएगा और लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड आएगी, विड्रावल आएगा। IUCD में जितनी भी कॉपर डिवाइस है फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन वाली IUD आएंगे। नेक्स्ट वन, द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज हेड टू फूट इज कॉल्ड। तो डेवलपमेंट का ऐसा ट्रेंड जिसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है? हेड टू फूट, कहाँ से? सिर से पाँव की तरफ। तो ये क्या कहलाएगा? सेफेलोकॉइडल, पास टू स्पेसिफिक, बोथ, प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो दो तरीके का डेवलपमेंटल ट्रेंड है, एक तो होता है सेफेलोकॉइडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉइडल में सेफेलिक का मतलब हेड होता है, तो सेफेलोकॉइडल में क्या होगा? हेड टू फुट। और यदि सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी से पेरिफेरल रीजन में आपके सेंटर पार्ट से लेके हाथ पैर की तरफ, हाथों की तरफ जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन यदि हेड टू फुट पूछा है तो क्या होगा? सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? सबक्यूटेनियस, नेजल, ओरल या फिर इंट्राडर्मल। तो जो MMR वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है? दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। अब यहाँ पर अलग अलग वैक्सीन दी हुई हैं और उनके रूट दिए हुए हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन है, दो ऐसी वैक्सीन है जो ओनली ओरली दी जाती हैं। OPV दी जाती है 2 ड्रॉप्स, पोलियो रोटा वायरस दी जाती है 5। तो यहाँ पर दोनों ओरली दी जाती हैं। रोटा वायरस डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। इंट्रामस्कुलर जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है IPV है वो दिया जाएगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाएगी। सबक्यूटेनियस से मीजल्स और येलो फीवर दिया जाता है। इंटरडर्मल से ओनली BCG वैक्सीन है जो दी जाती है। नेक्स्ट वन इज इफ अपगार स्कोर इज 8 देन द बेबी इंडिकेट। यदि अपगार स्कोरिंग सिस्टम बेबी डिलीवर होने के दिन 1 मिनट और आफ्टर 5 मिनट किया, 2 बार किया जाता है 1 मिनट और 5 मिनट में। तो यहाँ पर अपगार स्कोर में यदि 8 पॉइंट आते हैं दैट मीन्स बेबी कैसा है? डिप्रेस्ड है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नो डिप्रेशन है या फिर नन ऑफ दी अबव। यदि अपगार स्कोर 8 आता है दैट मीन्स बेबी क्या है? पूरे तरीके से हेल्दी है, उसको कोई भी डिप्रेशन नहीं है। अपगार स्कोर की खोज की थी वर्जीनिया अपगार ने 1952 में स्कोरिंग सिस्टम दिया था जिसमें एट 1 मिनट और 5 मिनट में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है? 10 और टोटल स्कोर तो मैक्सिमम 10 होता है। लेकिन यदि बिलो 7 जाता है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी फिर अलग अलग क्लासीफाई इसको किया जाता है। और इसके कंपोनेंट क्या क्या है अपगार स्कोर की? अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेसी, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट द एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन। तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी?
एट्रोपिन, डिगॉक्सिन, एपिनेफ्रिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होगी वो क्या होगी? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी। 3 साइन है, क्लासिक साइन है नचल रिजिडिटी। यहाँ पर क्वेश्चन देख के आपको आंसर भी याद आ गया होगा। फीवर है, हेडेक है, नचल रिजिडिटी है, तो किसके क्लासिकल साइन है? मेनिंजाइटिस, मेनिंगोमायोसिल, अल्जाइमर्स डिसीज या फिर पार्किंसंस डिसीज। तो जितने भी यहाँ पर तीनों साइन बताए हैं, नचल रिजिडिटी, फीवर, हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन, किसके साइन है सब? ये मेनिंजाइटिस के साइन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मेनिंजाइटिस। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है विच हेरिडेटरी डिसीज इज नॉट क्लोजली लिंक्ड टू एन्यूरिज्म। तो कौन सी हेरिडेटरी डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है, जो कि एन्यूरिज्म का रीजन नहीं बनेगी? लूपस एरिथ्रोमेटिस, मार्फन सिंड्रोम, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।